साथ और मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आज शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा शो जो आपको बताएगा कि ये जो पश्चिम बंगाल में पिछले काफी समय से ममता बनर्जी बोल रही हैं ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, तो आखिरकार पश्चिम बंगाल की असलियत क्या है, पश्चिम बंगाल की सच्चाई क्या है। ममता बनर्जी की सियासी नैया डूब रही है। जी हां, डूबना समझते हैं ना आप, उनकी नैया में छेद हो गया है और वो डूब रही है। उनके सिपाही नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, उनके सिपाहियों को एक नया सिपह सालार दिख गया है। एक एक कर ममता के खास यानी जो ममता के दाहिने और बाएं हाथ बैठते थे वो भाग रहे हैं ममता को छोड़कर। बीजेपी की पतवार पकड़ रहे हैं ये लोग। कोई भी डूबती नाव की सवारी नहीं करना चाहता, कोई ममता बनर्जी के साथ दिखना नहीं चाहता। ये हालत हो गई है उस ममता बनर्जी की, जो ममता बनर्जी जहां पश्चिम बंगाल में एक समय खड़े हो जाती थी तो लाइन लग जाती थी वहां से लोगों की। विकास की बजाय किसके विकास पर ध्यान दिया है ममता बनर्जी ने पिछले इतने वर्षों में? जनता को गुंडों के भरोसे छोड़ दिया। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करती रही और ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नारा लगाती रही, लेकिन ना मां माटी मानुष तीनों में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। टीएमसी में खलबली मची हुई है अभी, अगर आप मेरी माने तो। ऊपर से अमित शाह के ये जो पिछले 2 दिवसीय दौरे ने कर दिखाया है, 10 विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ममता बनर्जी को, जो मैंने कहा जिसे बंगाली में कहते हैं ना तड़ातड़ी में, यानी जल्दबाजी में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कई देश भर के नेताओं से बात की और कहा कि जल्द उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि जो अकेले अमित शाह ने कर दिखाया, और ये तस्वीरें देखें आप, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो लाखों की रैली हो, वो इन सभी देश भर के नेताओं को इकट्ठा कर कर ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हैं। जन समुद्र, जी हां, बीरभूम की सड़कों पर दिखा था। इससे ममता की रातों रात नींद उड़ गई। सुबह सुबह खबर आई कि अब बीजेपी के मुकाबले के लिए समूचा विपक्ष एक मंच पर आने जा रहा है। तैयारी कर रही है उसकी ममता दीदी। ममता के रणनीतिकार को चक्कर आने लगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि अब करूं तो करूं क्या। जिसको ममता बनर्जी बाहरी कहती थी, जिस अमित शाह को ममता बनर्जी कहती थी कि वो पश्चिम बंगाल को समझ नहीं पाए हैं, उस अमित शाह ने अकेले ये कर दिखाया। और अभी तो मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में उतरे नहीं हैं, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रण में अभी तक उतरे नहीं हैं। तो अब ममता के ऊपर आम जनता का भरोसा क्यों नहीं है? ममता अब बीजेपी के विरोधियों का सहारा लेने लगी है, चाहे वो अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग प्रदेशों के नेता क्यों ना हो, जिनका पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं, जिनके राजनीतिक दलों का, दर्शकों, पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो पिछले 48 घंटों में देखा है वो शायद पिछले 9 वर्षों में नहीं देखा होगा। और इसी पे आइए मैं डिबेट पे जाऊं, उससे पहले देखते हैं ये हमारी ये खास रिपोर्ट कि पिछले 48 दिनों में ऐसा क्या हो गया है पश्चिम बंगाल में। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की राह पकड़ी तो टीएमसी की आंख निकल गई। 2 दिन के भगवा सैलाब ने बंगाल की आबो हवा ही बदल डाली। ऐसा माहौल बना कि 2 दिन में ही ममता बनर्जी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया। अमित शाह पहुंचे तो बंगाल थे, लेकिन दिल दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र वालों का धक से बैठ गया। शाह के दौरे से विपक्ष में जोरदार खलबली मच गई। क्या शरद पवार और क्या अरविंद केजरीवाल और क्या स्टालिन, सबको अपने सियासी सफाई का डर सताने लगा। अमित शाह के बंगाल दौरे से लौटने के बाद रात जैसे तैसे तो गुजरी। सुबह होते ही शरद पवार ने ममता बनर्जी को फोन खनखना दिया और कहा कि वक्त आ गया है, सब एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं। फिर क्या, जनवरी में ममता बनर्जी की साझा रैली की रूपरेखा बन गई, जिसमें शरद पवार के अलावा केजरीवाल और स्टालिन के आने पर सहमति भी मिल गई। साफ हो गया है कि बंगाल में शाह की दहाड़ से विपक्ष भयभीत है। ममता बनर्जी की बौखलाहट इसकी गवाही दे रही है। अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप
गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉल का क्लियर कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। बंगाल में शाह के दौरे का संदेश दूर तलक गया है। विपक्ष की बेचैनी यूं ही नहीं है, ममता बनर्जी को अब कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। गुंडागर्दी, पथराव और विरोधियों पर हमले बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। बंगाल की जनता भी इससे आजिज नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की घिघी इस हद तक बंद चुकी है कि जिस बंगाल में कोई ममता को रोकने वाला नहीं था, वहां अब साथ लड़ने की बातें हो रही हैं। क्या ममता अब अकेले बीजेपी से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएंगी या डर से मैदान छोड़ देंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब ममता बनर्जी के पास जवाब नहीं, जब ममता बनर्जी के पास इस बात का जवाब नहीं कि लाखों लोग अमित शाह की रैली में, लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी की रैली में कैसे आ गए, तो वो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता झूठे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और कह रही है कि उनका जवाब मैं दूंगी। मेरे साथ पूरा पैनल है आज। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, राज्यसभा के सांसद है, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। मेरे साथ मेरे साथी कलकत्ता से जुड़े हुए अनुपमा झा हैं, मेरे साथ अनुज हैं, मेरे साथ पैमला गोस्वामी है, मेरे साथ कंचन गुप्ता जी हैं, मेरे साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान है। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अपने दोनों साथियों के पास जा रहा हूं, अनुज और अनुपमा के पास। अनुज आप वहां हैं, मेरे पास अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, बीजेपी ने वहां एक बैठक बुलाई है। अनुज जी, और ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास 5 बजे। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की हुंकार से बौखलाई है ममता बनर्जी। गृह मंत्री के झूठ का पुलिंदा रखा है ममता बनर्जी ने कहा है, और इस समय एक बड़ी बैठक बुलाई है। अनुज बताएं कौन कौन है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए अभी बैठक जो है वो बुलाई गई है, कौन कौन है उसमें ये अभी देखना होगा, लेकिन बैठक अभी बुलाई गई है। और जो बौखलाहट की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके की बात ममता बनर्जी द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई, उसमें जो फैक्ट्स, जो आंकड़े अमित शाह ने रखे थे कल आज़ादी के बाद से लेके अभी तक का जो ग्राफ, चाहे वो प्रोग्रेस ग्राफ हो, चाहे वो वायलेंस की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो, चाहे वो जो भत्ता किसानों को मिलता है वो 6,000 रुपये का, उसकी बात हो, जो आंकड़े अमित शाह ने कल रखे थे उस पर बातचीत नहीं करी गई है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करके उन फैक्ट्स की लड़ाई ममता बनर्जी ने करी है और कहा है कि तथ्य उनके पास हैं, फैक्ट्स उनके पास हैं, वो आएंगे निकल के। लेकिन जो आंकड़े अमित शाह ने सामने रख दिए हैं उसका कोई जवाब अभी तक ममता बनर्जी नहीं दे पाई। आप इस समय वहां मौजूद हैं, अनुज आप इस समय वहां, अनुज आप इस समय वहां पर मौजूद हैं। अभी हमने सुना ममता बनर्जी ने क्या कहा। मैं सीधा जा रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी के पास, और सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देने के लिए मेरे पास आज पूरा पैनल है। सुधांशु जी, मैं आपको बता दूं, जो कल ममता बनर्जी ने कहा, जो कल अमित शाह ने कहा, और आज ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह गलत बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जवाब दूंगी अमित शाह को। उन्होंने सीधा, जैसे ही कल लाखों लोग देखे रैली में, रोड शो में देखे हजारों सैकड़ों लोग, उन्होंने महाराष्ट्र से लेके और दिल्ली तक सबको फोन मिला दिया, बिहार और यूपी में भी फोन मिला दिया, कहा भाई सब आ जाओ, एक अकेला नेता इतने लोग इकट्ठे कर लेता है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और अब 29 दिसंबर को एक जॉइंट रैली हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जो ममता बनर्जी जी अंदरूनी और बाहरी की बात करती थी, अब क्या हो गया? जो ममता बनर्जी जी, और उनकी बात का यथार्थ तो ये था, क्या हो गया ऐश्वर्या जी, कि उनको रोहिंग्या बाहरी नजर नहीं आता था, बांग्लादेशी घुसपैठिया बाहरी नजर नहीं आता था, परंतु इस बंग भूमि के धरती के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक विरासत और राजनीतिक गोत्र के उत्तराधिकारी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला बलिदान दिया अखंड भारत के लिए, वो बाहरी नजर आते थे। जो कुछ अमित शाह जी ने बोला, मैं विनम्रता से कहूंगा, हम सब ने बचपन में पढ़ते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्या बताया जाता था? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कोलकाता। आज कोलकाता कहां है? मुंबई छोड़िए, चेन्नई छोड़िए,
आज तो हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद से भी पीछे चला गया। किसने इस शास्त्र तक पहुंचाया? अरे भाई, हम सबको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी का जो शब्द है ना, बंगला, ये बंगालियों के मकान इतने सुंदर होते थे, इतनी समृद्धि थी यहां पर, उससे अंग्रेजी का शब्द बंगला बना है। किसी जमाने में उत्तर भारत में, जहां के हम रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में एक कहावत होती थी, झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे। सबका टारगेट कलकत्ता होता था, कलकत्ता समृद्धि का शिखर था। आज कलकत्ता कहां पहुंच गया? अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस राष्ट्रवाद की भूमि, जहां से वंदे मातरम निकला, जहां से जनगण मन निकला, जहां से श्री अरविंद घोष ने यह कहा कि भारत का अभ्युदय होगा, जहां से स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहो हम हिंदू कहा, जहां से स्वतंत्र भारत के, मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रथम प्रधानमंत्री, पहली सरकार का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस निकले, क्योंकि नेहरू जी ने तो 46 में अंग्रेजों से शपथ ली थी। उस भूमि पे आप कहते हैं कि राष्ट्रवाद की बात करना बाहरी है। इसलिए विकास हो या राष्ट्रवाद हो, दोनों विषयों पे अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि वो पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को तृणमूल सहित उद्ध्वस्त करने जा रही है, और एज ए लास्ट डिच अटेम्प्ट, जिसे कहते हैं अंतिम घबराहट के प्रयास के द्वारा, अब चाहे पवार जी को बुला लीजिए या किसी को भी बुला लीजिए, एक हिंदी में कहावत है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, क्या मन बिगड़े दूध को मथे न माखन। अब जो होना था वो हो गया, अब ये दूध बिगड़ गया, अब इसको मथन कितना भी मत लीजिए, मक्खन नहीं निकलने वाला। क्यों बादल दा बोलिए, देवनाथ जी बोलिए, देवनाथ जी अब बताइए। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं आपने पश्चिम बंगाल को कहां से कहां पहुंचा दिया, बोलिए दादा। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी को मैं बात कीजिए ना, सीधा बात कीजिए। मैं जानता हूँ ऐश्वर्य जी, आपने परिचय में मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी मैं आपको गुड इवनिंग कह रहा हूँ। और सुधांशु जी आप कैसे हैं? बहुत दिन के बाद बादल देवनाथ दादा लिया, अगर भूला तो दोबारा ले देता हूँ, बाहर वरिष्ठ नेता हैं आप। हाँ बोलिए दादा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐश्वर्य कपूर जी महामाटी मानुष में है, और कलकत्ता में है, और मेरा हम लोगों का गर्व है जब बंगाल से विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ऋषि अरबिंदो और जैसे काजी नजरुल इस्लाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर हम लोगों का ऊपर है, और हम लोग मानते हैं और गर्व की करते हैं। और तीसरा बात, मोदी अमित शाह जी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, कल जो रैली हुआ, अमित शाह जी फिर एक बार ढूंढ लीजिए, वहां पर झारखंड से 150 का गाड़ी झारखंड से आया है, बोलपुर के बाहर मुर्शिदाबाद से 50 गाड़ी, मालदा दूसरा डिस्ट्रिक्ट कहां पर 200-300 किलोमीटर, वहां से 120 गाड़ी वहां से आया है, मेदिनीपुर से गया, पुरुलिया यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, वहां से 100 गाड़ी गया, मोलपुर। तो अगर अमित शाह को देखने कंचनदा भी है ना, अनेक लोग आया, तो बाहर से लोग आ लाके वो भीड़ किया। और तो आप कह रहे हैं कि जब ममता बनर्जी रैली करती हैं तो सब लोग अपना घर बार बंद करके आ जाते हैं? 29 तारीख सुधांशु जी 29 तारीख को जब रैली सुन रहे हैं, आप देख लीजिएगा, वही सब डिवीजन से रैली होगा। जब जन सैलाब का जवाब ना हो तो बोल दो कि जनता गलत है, और आप जब जन सैलाब का जवाब ना हो सुधांशु त्रिवेदी, तो कह दो कि जनता के ऊपर सवाल लगा दो, जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर दो। ये कर रहे हैं देवनाथ जी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2012-13 में बाहर से लोग लेके आया, दूसरे राज्यों से लेके आए, बिहार से, झारखंड से लोग लेके आया, और 200-300 एक करके, आराम से एक करके बोलपुर में सभा किया। बोलपुर में है क्या आपका, है क्या बोलपुर में 11 विधानसभा सीट है, 11 विधानसभा सीट टीएमसी का है, एक भी एमपी नहीं, एक भी पंचायत में कुछ भी नहीं वहाँ पर। आपको कहाँ से लोग आएगा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में? तो गलत मैसेज आपने बोल लिया दादा, अब सुधांशु जी को बोलने दीजिए, जवाब आ रहा है। झूठ बोल रहा है आपके पास भाजपा और अमित शाह की रैली में जो जन सैलाब आया उसका जवाब नहीं, तो आपने जनता पर सवालिया निशान लगा दिया। अब सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, कमला गोस्वामी के पास में आऊंगा, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुधांशु। हमारे जो सम्मानित पैनलिस्ट हैं वो याद करते हैं जब 2012-13 में मोदी जी की रैलियां होनी शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत खस्ता थी, 10 सांसद थे, 47 एमएलए थे, तब यूपी में भी यही बोलती थी वहां की सरकार। ये सब गुजरात से लोग आते हैं रैली में, भीड़ हकीकत भी नहीं है। और कितनी सीटें आई? 73।
सर 18 सीटें जीती हैं 2019 में पश्चिम बंगाल में। दादा ये बताइए क्या बाहर से आके लोग वोट डाल के चले गए? वो बंगाल की जनता का वोट नहीं था जो 18 सीट जीती। और दूसरी बात, आपने बहुत गिनाया वो झारखंड से आए, वो फला जगह से आए। एक बार ये भी बता देते मालदा में सीमा पार से कितने आए, कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए आए, ये भी तो बोलते। हमारी सरकार की मत मानिए, यूपीए सरकार ने कहा था कि इतने करोड़ बांग्लादेशी आए हुए हैं असम और बंगाल में, मगर आज तक आवेदन नहीं किया किसी ने नागरिकता के लिए। कहां गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गए। वो जिनकी सूची ममता जी ने 2006 में स्पीकर के ऊपर फेंकी थी। कंचन दा भी है मेरे साथ, मैं अपनी साथी अनुपमा झा के पास भी जाऊंगा जो इस समय ग्राउंड पर है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, देवनाथ दादा रुकिए, कंचन गुप्ता जी भी हमारे साथ। कंचन दा, पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी के पास, मैं ये एक पैटर्न देख रहा हूं। ममता बनर्जी आज आई, उन्होंने कहा अमित शाह ने गलत जानकारी दी, कहा बीजेपी के नेता गलत जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हर चीज गलत हो रही, बीजेपी जो कर रही है गलत है। और अगर उस जनता, वो जो लाखों लोग, हजारों लोग अमित शाह की रैली और फिर बाद में रोड शो में आए, उसका जवाब नहीं है तो फिर जनता पर सवाल लगा दो, बोलो भाई ये तो किराए पे लाई हुई जनता है। अब इसका क्या जवाब होगा कंचन गुप्ता, बताइए, आप तो वरिष्ठ हैं। कंचन दा, जवाब तो है नहीं। ममता बनर्जी तो जो कहा वो सही है। वो नहीं कह सकती कि रैली में लोग नहीं थे, तो अब रैली का भीड़ था इसलिए वो कह रही है लोग बाहर से आए। हाँ, तो ये जो है ये एक डिनायलिज्म है। ममता बनर्जी को मालूम है कि उनकी पार्टी की हालत खराब है, उनके सरकार की हालत खराब है, उनकी जो जिसको कहते हैं प्रोग्नोसिस कि चुनाव में क्या होने वाला है उसके बारे में उनको सही आकलन है। ममता बनर्जी कोई नई पॉलिटिशियन नहीं है, वो सुलझी हुई पॉलिटिशियन है। वो उनको मालूम है कि जमीनी स्थिति क्या है, और इसलिए उनकी जो डेस्परेशन है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बार बार उभर कर आ रही है। अब देखिए, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आपके नेता एनसीपी के नेता को बुलाकर वहां पर जॉइंट रैली करेंगे। भाई, ये पश्चिम बंगाल की चुनाव है, आप लोगों के सवाल को तो जवाब नहीं दे रहे हैं। शरद पवार, लेकिन एनसीपी के नेताओं का या फिर अखिलेश यादव का कंचन दा बुला रहे हैं, क्या मतलब है बंगाल में? आप मुझे बताइए, अगर लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये सारे नेता पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा? गलत होगा, ये कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल की जनता को ये बात हो गई कि आप उनकी सूझबूझ पर सवाल उठा रहे हैं। शरद पवार को मालूम है बंगाली कल्चर के बारे में, और अब खुद बाहर से बुला रहे हैं। कंचन गुप्ता जी का सवाल, आपके नेता को मालूम है, आपके नेता को तो दिल्ली के कल्चर के बारे में मालूम नहीं है, आप आपके नेता को ला रहे हो, बंगाल का कल्चर क्या मालूम है उनको? राज्यों से भाजपा लीडर को यहाँ पर घुसा रहे, जब ममता तौसिफ जवाब देंगे, अपराध हुआ, कंचन दा को तौसिफ जवाब देंगे, बाहर से बुलाकर तो अपराध हुआ, तौसिफ जवाब दो, कैसा बात है? सुधांशु जी आ रहा हूँ, पैमला तो ठीक नहीं, गलत है। भाजपा बाहर से लोग लेके आ रहा है। कंचन दा, तौसिफ कंचन दा के सवाल का जवाब दो, तौसिफ कंचन दा के सवाल का जवाब दो। अभी तक ममता बनर्जी क्या कहती थी? अभी तक ममता बनर्जी कहती थी तौसिफ कि बाहर से आ गया, अमित शाह बाहरी है, प्रधानमंत्री तो बंगाल के है नहीं, बीजेपी के पास कोई बंगाल का नेता नहीं है। तो अब ये जो अखिलेश यादव से लेके आरजेडी और पूरे, नहीं प्रणाम बिल्कुल आपको भी साहब, लेकिन तौसिफ जी ये बताइए ना, अब ये जो कंचन दा का सवाल है कि ये जो इन सारे देश भर के नेताओं को इकट्ठा कर पश्चिम बंगाल ला रहे हैं आप, तो क्या ये सारे बंगाली हैं? वो अपने ही जो सवाल अभी तक उन्होंने पिछले 8-9 वर्षों में बीजेपी पर लगाया है, अब वही सवाल उन पर भी तो लागू होगा, ममता बनर्जी पर। कंचन दा के सवाल को जवाब देना पड़ेगा तौसिफ, बोलिए। और मैं पहले आपकी रिपब्लिक के माध्यम से ये आपको खुशखबरी दे दूं कि भाजपा के संसद और युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट की जो धर्मपत्नी है, दीजिए आज टीएमसी का रास्ता ले लिया, उन्होंने ममता दीदी का रास्ता ले लिया। सुबह की खबर है, आपके रिपब्लिक व्यू को सारे व्यूअर्स को दे दूं। हाँ जी, आपने बताया नहीं होगा शायद, तो मैं बता दे रहा हूं, लोगों को बताया नहीं होगा, मैं बताता हूं।
तो और ऐसे 17 काउंसिलर लास्ट मंथ भी ज्वाइन किए थे बीजेपी। अब आते हैं कंचन दा के सवाल पर। कंचन दा, ऐसा है कि बहते नदी में हाथ धोना हमने नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े विशाल समंदर है आपके हिसाब से, भाजपा एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। प्रॉब्लम यह होता है कि जब उनके पानी की सप्लाई होती है तो हमारे घर तक नहीं आता है और हमें बहती नदी में हाथ धोना नहीं आता है। तो आप यही समझ लीजिए, बाहर के लोग जब आएंगे, एज यू सो सो एज यू रीप। जब आप बाहर से लोग बुलाएंगे तो हमने भी बाहर से लोग बुला लिया, मसला खत्म हो गया। आपने कहा वो लोग हिंदुस्तानी है तो शरद पवार भी हिंदुस्तानी है। आपने कहा अमित शाह हिंदुस्तानी है तो हमने कहा स्टालिन भी हिंदुस्तानी है। तो अगर जब हिंदुस्तानी बंगाल में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़े, इसमें क्या आपत्ति है? हमें कोई इतराज नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप को ले आइए, मुझे क्या इतराज है? लेकिन ये बार बार फिर ये बात मत बोलिए कि ये बात है जस्टिन ट्रूडो हमको ले आइए, हमको आंचल करेगा, हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें बर्दाश्त नहीं है। बंगाल में बंगाली को रख नहीं पाए, ये किसने कह दिया आपको? आप बंगाल के किस कोने में बैठे हैं बताइए जरा, कहां पर बैठे हैं आप मुझे बताइए, मैं आके आपसे मिल लूंगा। मैं आके आपसे मिलना चाहता हूं। बंगाल का 10 साल का रिपोर्ट, बंगाल का 10 साल का रिपोर्ट, शंकर महादेवन के ब्रेथ सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं तौसिफ को, तौसिफ की ही भाषा में। बिल्कुल कंचनदा, आ रहा हूं वापस आपके पास, कंचनदा वापस आ रहा हूं, तैयार हूं मैं। सुधांशु त्रिवेदी तौसिफ जी, तौसिफ रुको, तौसिफ अब बोला है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए, जवाब तो ले लो। सही बात है। सुधांशु जी प्रणाम। नहीं, मुझे लगता है आप लोग ट्रूडो को वैसे बुलाना चाहेंगे ट्रंप से। स्टालिन भी हिंदुस्तानी है, कोई समस्या नहीं है। अब आपने जो बोला, मैंने कहा मेरे प्रधानमंत्री को कोई भी बाहर वाला बेइज्जत नहीं करेगा, मैंने ये कह दिया। सुनिए तो, जस्टिन ट्रूडो मेरे प्रधानमंत्री को आपने जो बोला कि शरद पवार जी भी हिंदुस्तानी है, हाँ बिल्कुल है, स्टालिन भी हिंदुस्तानी है, हाँ बिल्कुल है। तो अब ममता बनर्जी जी ने स्वीकार कर लिया कि केवल बंगालियों के माध्यम से वो नहीं जीत सकती, अब बहुत हिंदुस्तानियों की मदद चाहिए, पश्चिम के महाराष्ट्र से भी चाहिए, दक्षिण के तमिलनाडु से भी चाहिए और उत्तर के उत्तर प्रदेश से भी चाहिए। मान लिया, चलिए स्वागत है। सुधांशु भाई, आपके पास 18 सीट है, देखिए आप बोल रहे हैं आपके पास मैंडेट है तो मैंडेट ले आइएगा, क्यों हम और आप लड़ेंगे? समझ में आता है, आप मुझे और आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। तौसिफ आराम से देगी मैंडेट, तौसिफ पूरा समय है आपके पास, सर आंखों पे होगा। सुधांशु जी की सुनो, उसके बाद आप बोलिएगा पूरी अपने अपनी बात पूरी रखिए। आराम से, मैंने शांति से सुना। तौसिफ सुनो, तौसिफ आराम से सुनो, कोई समस्या नहीं। आप स्टालिन एक एक करके, तौसिफ एक एक करके, आपने बोला उन्होंने, भाई स्टालिन के अनुयायियों को तो धता बता दिया बंगाल की जनता ने 2011 में। अब आप स्टालिन के नामधारियों को बुला लीजिए, तो कौन सा कद्दू में तीर पड़ने वाला है? अरे पिछली विधानसभा में हम 3 वाली पार्टी हैं और टीएमसी 218। भारत के इतिहास में मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कोई विधानसभा चुनाव बताइए जहां 4/5 बहुमत वाली पार्टी अपना मुकाबला पिछली विधानसभा में 3 नंबर वाली 3 सीटों वाली पार्टी से मान रही हो, और लेफ्ट और कांग्रेस न 3 में न 13 में। क्या इसके बाद भी आपको कि बंगाल की जनता क्या ये जो कद्दू में तीर है, इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नजारा जो नजरें देखना चाहती हैं वही दिखता है, जो नहीं देखना चाहती वो नहीं दिखता है। अब अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो अलग बात है। एक कहावत होती है, सावन के अंधेरे को हरा ही हरा दिखता है, और वैसे तृण और मूल दोनों हरे होते हैं, मगर आपकी आंखों में हरा कुछ इतना चढ़ गया है कि सब जगह हरा 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 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। और उसमें जो कुछ ये भाजपा का प्रभाव दिख रहा है, जो भगवा दिख रहा है, ये आंखों के ऊपर चढ़े हुए हरे के आगे नहीं दिख रहा है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। मैं अब कुछ बात बोलूं सुधांशु जी, अगर आपकी इजाजत तो हो। सुना आपने, पैमला गोस्वामी के पास जा रहा हूं मैं। पैमला गोस्वामी और ऋषि मिश्रा चुप है। पैमला गोस्वामी, नहीं तौसिफ आपने बोल लिया, तौसिफ औरों को भी मौका दीजिए। कद्दू में तीर जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है, नहीं अरे अब आप मेरी बात सुनिए। पैमला बोलने तो दीजिए। देखिए ये जो विषय है वो ये है कि ममता बनर्जी ने पहले तो भारतीय जनता पार्टी को सुधांशु भाई भी वेट एक विपक्ष माना नहीं, बोला नहीं तौसिफ आपको पूरा मौका दिया मैंने, मैं दूंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। तौसिफ आपको पूरा मौका दिया, ऐसा मत बोलिए। अच्छा चलिए ठीक, मैंने आपको पूरा मौका दिया, चलिए बात अपनी पूरी कर लीजिए, बोलिए 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 बोलिए।
नहीं, मैं सुधांशु भाई को वापस से कांग्रेचुलेशन बोलूंगा कि ये सच बात है कि बंगाल की जनता ने 18 सीट से उनको फूल पहनाया, माला पहनाया, इज्जत दिया, और ये मैंडेट को मैं भी इज्जत करता हूं और आपके पास पूरा मौका है। मगर अगर जब आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो मैं अभी बीजेपी को टारगेट कम, मैं लेफ्ट को ज्यादा टारगेट करूंगा कि लेफ्ट भाजपा के साथ कैसे बिका। 29% से 21%, 21% से 13%, 13% से 7%, 3.5% में आके अपने आप को बेच चुका है लेफ्ट। उसकी जो शेयर थी, उसकी पूरी शेयर भाजपा की सेंसेक्स से इतनी ऊपर गई है। तो सुधांशु भाई, यही सच है कि आप लोगों ने लेफ्ट को किस बैकडोर से खरीदा, कितने सुंदर तरीके से काम किया, और आपको इस बात का सलाम देता हूं मैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। मगर अगर बंगाल के जनता को बंगालियों ने अगर धोखा दे दिया लेफ्ट में रह के, इसमें भाजपा को बदनाम करके कोई फायदा नहीं है। मेरा ये स्टेटमेंट है। मैं एक लाइन में बोल दूं ऐश्वर्य, देखिए इन्होंने तौसीफ ने बात कही वो बहुत सही कही। अगर लेफ्ट 3.5 आया तो जानते हैं तौसीफ जी क्यों आया? हमने खरीदा नहीं। जब लेफ्ट के नेताओं ने जमीर बेच दिया, जब लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं की भी हत्या हुई, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम गया और गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो मुद्दा उठाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, लेफ्ट कार्यकर्ताओं की हत्या और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या। तो जब उनका पहरेदार ही लुटेरा हो गया तो उनको आगे इतना अंधेरा दिखने लगा कि कम से कम जो मुद्दा उठा रहा था, जो उनकी जान और जमीर दोनों की रक्षा करने के लिए खड़ा था, वो उस तरफ आए। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात? बिल्कुल सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं जा रहा हूं जय मजुमदार जी के पास। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं मजुमदार जी। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ऋषि मिश्रा यहां बैठे हैं, तौसीफ यहां बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो ये बड़े बड़े नेता हैं ये आके रैली कर ले, ये आके रोड शो निकाल ले। भाई ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। वो महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, हर जगह फोन घुमा रही है। वो कह रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों? क्योंकि एक नेता ने पिछले 48 घंटों में वो कर दिखाया है पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने पिछले 9 साल में नहीं किया है। जय मजुमदार, ऋषि मिश्रा। मजुमदार साहब पहले बोलिए, फिर ऋषि मिश्रा के पास देखिए, बोलिए मजुमदार साहब। देखिए तौसीफ जी का बात मैं सुन रहा था, मैं पहले ही तो माफी मांग लेता हूँ, मेरा वो टूटा फूटा हिंदी के लिए कुछ गलती हो जो हिंदी बोलने में, माफ कर दीजिएगा। सबसे बड़ा कोई बात नहीं दादा, हो रहा था 18 एमपी का। नहीं दादा, आप मुझसे बड़े हैं। हाँ नहीं आप प्लीज बोले, प्लीज बात हो रहा था। इस बीच में हम याद दिलाना चाहता हूँ जे और एक एमपी तृणमूल छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। अभी बीजेपी का पास 19 एमपी है। आज 19 और 21 का बात हो रहा है, तो अभी बोलना चाहिए जो 19 एमपी है बीजेपी का पास। ये पहला बात। दूसरा बात हम याद दिलाना चाहता हूँ जे 2019 इलेक्शन का पहले ममता दीदी 23 पार्टी का इधर में कलकत्ता ब्रिगेड में एक मीटिंग किया, सब हाथों में हाथ पकड़ के बोला जे सामने दिन में नरेंद्र मोदी को 0 सीट मिलेगा। उन्होंने कही जे गोला मिलेगा, बीजेपी को बहुमत तो मिलेगा नहीं, नरेंद्र मोदी को 0 मिलेगा, ये ममता दीदी कहती थी। बाद में तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ममता दीदी का उस टाइम में इरादा था प्राइम मिनिस्टर बनने का। हाथ में एक साइड में फारूक अब्दुल्ला और दूसरा साइड में कौन कौन था आप जानते हैं, वो सब था टुकड़े गैंग का, बहुत सारे आदमी एक साथ खड़ा हो गए थे। और इधर में आज देखिए हम लोग 18 सीट मिला था, आज 19 सीट। और इधर में जब हमारा अमित शाह जी या नड्डा जी आते हैं, नड्डा जी का रैली का ऊपर, कॉन्वॉय का ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है ममता दीदी का गुंडे लोग, ये सब देखा खुलेआम। और वो कश्मीर में पहले पत्थरबाजी होता था, आज बंगाल में पत्थरबाजी होता है। तो ऋषि मिश्रा बताओ, तो ऋषि मिश्रा बताओ। और सुधांशु जी आ रहा हूं, तो ऋषि मिश्रा तो सिर्फ जवाब दो, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफ से बोलते रहो कि दूसरा आदमी झूठा है झूठा है झूठा है झूठा है, उसके बाद आपने पश्चिम बंगाल की जनता पर सवाल उठा दिया। नहीं, देवनाथ दादा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता पर सवाल उठा दिया, कहा कि ये तो यहां से आए वहां से आए। अरे भाई जनता जनार्दन, जनता को अपने आप डिसाइड करने का, जनता अपने आप निर्णय ले सकती है। भाई यही तो डेमोक्रेसी का
यही तो डेमोक्रेसी का नियम है ना कि भारत की जनता, हर प्रदेश की जनता के पास ये अधिकार है। और 30 सेकंड मिश्रा तौसीफ, कैन यू जस्ट लेंड मी 30 आप सेकंड? 1 मिनट लीजिए और, लेकिन ये समझाइए और फिर मैं जा रहा हूं सुधांशु जी के पास। मैं दे रहा हूं, हाँ बोलिए। मैं दे रहा हूं 1 मिनट साहब, 60 सेकंड बोलिए। हाँ, मैं दादा पहले तो आप हिंदी, बिल्कुल आप दादा हिंदी बोलिए, बंगाली बोलिए, आपकी जो दिल की बात है हम रिपब्लिक में बैठ के बिल्कुल समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, और ऐश्वर्या भाई का बहुत बहुत एहसान है कि वो हमें बात करने के लिए दे रहे हैं। दादा पहले तो आप 19 एमपी के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुभेंदु अधिकारी को भी अपनी टीम में ले लिया, कई 2-3 माइनॉरिटी थे उनको भी अपनी टीम में ले लिया, कई काउंसलर थे उनको भी टीम में ले लिया गया। दादा मुझे आप एक सवाल कर दीजिए, आपकी सारी बातें जो हैं वो सराखों में हैं। 2015 में आपने कहा था, एक स्लोगन निकाला था, भाग मुकुल भाग, फिर आपने कहा था अब आएगी मुकुल की बारी, उसके बाद आएगी शुभेंदु अधिकारी की बारी। दादा ये वही लोग हैं आपके हिसाब से, क्योंकि मैं तो आज भी मुकुल दा को इज्जत करता हूं, शुभेंदु दा को इज्जत करूंगा, आपके हिसाब से ये लोग वही हैं जो शारदा के चोर थे। दादा इनको आपने सर्फ एक्सेल डाला, वॉशिंग मशीन में डाला, डीप क्लीनिंग की, ड्राई किया, रस्सी में टंगाया, सुखा के अपने पास ले लिया। दादा ऐसे तो ना खरीदा आपने ना कुछ किया आपने, तो बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया सुधांशु जी, ये मानेंगे नहीं। ये कह रहे हैं कि जो आप ले रहे हैं वो सारे गलत हैं। सुधांशु जी ये जो कल तक देखिए तौसीफ उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, अपनी शब्दावली बदल रहे हैं, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि उनका पाला पड़, आपके कल के चोर तौसीफ शब्द बदल रहे हो, शब्दावली बदल रहे हो, नए नए एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो, नए नए विशेषण, नए विशेषणों का इस्तेमाल कर। सुधांशु जी बोल रहे, बोलिए। मैंने 18 एमपी जो कल तक इनके दाएं बाएं बैठते थे वो आज कचरा हो गया, ये कह रहे हैं। मैंने 18 एमपी के बारे नहीं बोला। देखिए आपने कहा अब थी मुकुल की बारी, सर्फ एक्सेल से फिर होंगे शुभेंदु अधिकारी। अब मैं आगे बोल देता हूं, मुकुल की पहले लग गई थी बारी, अब शुभेंदु अधिकारी और बाल बाल बचे जितेंद्र तिवारी। अब एक ही लाइन याद आती है, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अब आप देखिएगा कि जिस ढंग से जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस के अंदर ममता जी के एक शब्द होता भाई भतीजावाद, यहां दीदी भतीजावाद से त्रस्त जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और जनता तो पहले ही मन बना चुकी है, वो जिस ढंग से अलग जा रहे हैं तृणमूल से, अभी तक तो ईंट दर ईंट दरक रहे हैं। अब हो सकता आने वाले समय में दीवाल दर दीवाल इनका जो भवन है वह दरकना शुरू हो जाए, तो कोई आश्चर्य मत मानिएगा तौसीफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी, और मैं इस समय रोक रहा हूं पैनल को। मेरे साथ है इस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और जिनको एक खास जिम्मेदारी दी गई है पश्चिम बंगाल में, नरोत्तम मिश्रा है मेरे साथ। नरोत्तम जी आप वहां मौजूद थे, आपने देखा है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। भाई तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि अमित शाह तो पश्चिम बंगाल को समझ ही नहीं पाए हैं। वो तो ये कह रही है नरोत्तम मिश्रा जी कि अमित शाह ने जो करा वो सब गलत है, अमित शाह ने जो कहा वो सब गलत है, और इसलिए उन्होंने देश भर से, मानिए हरियाणा पंजाब से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश तक, जिसको वो आज तक बाहरी कहती थी, उन सब प्रदेशों के नेताओं को बुला लिया 29 तारीख को, और कहा है कि सब आओ एक साथ। भाई अमित शाह आ गया है, प्रधानमंत्री ना आ जाए, भाई टक्कर देने के लिए पूरे देश के नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलता रहेगा। हम जब पहले गए थे तो हमको बाहर कह रही थी, हमको बाहर का कह रही थी, हमको चंबल का बोल रही थी गृह मंत्री को। हम इस देश के नागरिक थे तो उनको बाहर के नजर आ रहे थे, पाकिस्तान के घुसपैठिए, बांग्लादेश के घुसपैठिए ममता जी को अपने नजर आते हैं। यही तो मूल लड़ाई है वहां पर, यही तो मूल बात है। और कल जो माननीय अमित शाह जी की रैली थी, ये सारी, लेकिन नरोत्तम जी वो तो अपनी ही चीजों पर वापस चली गई ना, वहां जनता होता, वो तो अपने ही शब्द पर वापस चली गई। जिनको वो बाहरी कह रही थी, आपको बाहरी कह रही थी, अमित शाह को बाहरी कह रही थी, कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी कह रही थी, आज वो बाहरी नेताओं को ही बुला रही है। वो ये भूल गई कि ये भारतवर्ष है, ये भारत है, भारत एक है। लेकिन जिसको वो कह रही थी कि ये तो बंगाली नहीं, ये तो बंगाल की सभ्यता को नहीं जानता, ये तो बंगाल की जनता को नहीं जानता, ये क्या जाने बंगाल की राजनीति को,
उस एक नेता की वजह से पिछले 48 घंटे में जो हुआ है, उन्होंने देश भर के नेताओं को फोन घुमा दिया है। मतलब बिहार भी मिला दिया, बिहार, यूपी, मैं बता रहा हूं 8-9 नेताओं को बुला लिया है नरोत्तम मिश्रा जी, और कह रही है कि आ जाओ भाई, बचा लो। वो भले बचाने के लिए बुलाएं, पर अब बच सकती नहीं है। जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता लड़ने लगती है लड़ाई को, जब कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है और वो लड़ाई को लड़ने लगता है, तो फिर ये किसी को बुला लें। अब इनको कुछ होने वाला नहीं है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है ममता दीदी। हेलो। लेकिन नरोत्तम जी, बात यह है, वो कहती है कि बीजेपी एक अलग तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में लेके आने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता बात करते हैं विकास की, ममता बनर्जी उसे घुमा देती हैं दूसरी तरफ। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी जानबूझकर एक तरह की राजनीति करने की कोशिश करती है, जिस वजह से बंगाल में डिवाइड आ जाएगा, बंगाल दो फाड़ हो जाएगा। बीजेपी ये चाहती है, उनका पलटवार ये होता है। बंगाल को कंगाल कर दिया ममता दीदी ने। वहां ममता दीदी सरकार ही नहीं चला रही है, सरकार वहां पर बालू माफिया चला रहा है, कोल माफिया चला रहा है, ड्रग माफिया चला रहा है, भू माफिया चला रहा है। ये सब वहां सरकार चला रहे हैं और वही उन्हीं के पैरों से निर्ममता दीदी चल रही हैं। उन्हीं के कहने पर भाजपा के लोगों पर हमले हो रहे हैं वहां पर, और इसलिए इनको 10 साल पर्याप्त अवसर दिया। इसका जवाब दें फिर क्या कारण था कि बंगाल की ग्रोथ रेट गिर गई। वो बंगाल जो कभी देश को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दिशा देता था, आप देखिए आजादी के बाद से यही रहे। 34 साल तो कम्युनिस्ट रहे वहां, 10 साल से ममता दीदी 44 साल, और बाकी जो राय थे उसके पहले कांग्रेस के, वो रहे आजादी के बाद से यही रहे। आखिर बंगाल के इतने दुर्दिन कैसे आ गए? अगर आप कुछ कर सकती थी तो 10 साल पर्याप्त होते हैं। अवसर आपको पर्याप्त दिया जनता ने। कैसे पनप गया ये रेत माफिया, बालू माफिया, इतना सारा भ्रष्टाचार कैसे पनप गया? लोग उन्हें छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं? आज पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। अगर वो ये नहीं करेंगी तो तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी बिखर जाएगी, अकेली रह जाएंगी ममता दीदी वहां। बिल्कुल। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और एक ऐसे नेता जिनको एक खास जिम्मेदारी दी गई है भाजपा के द्वारा पश्चिम बंगाल में। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को कंगाल बना दिया है ममता बनर्जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी। मैं वापस जा रहा हूं कंचन गुप्ता जी के पास, सुधांशु त्रिवेदी के पास मैं वापस जा रहा हूं। देवनाथ दादा वहां मौजूद हैं, तौसीफ है, ऋषि मिश्रा हैं। अब बताओ ऋषि मिश्रा, बहुत देर से चुप और वहां गवर्नर बोल रहे हैं। सुधांशु जी, मैं चाहूंगा कि हम वो विजुअल भी हम दिखा सके। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखा आपने, लेकिन मैं पहले एक बार ऋषि मिश्रा बोलना चाह रहे हैं कुछ आपसे। बहुत देर से बोलो ऋषि मिश्रा, बोलो। दादा आ रहा हूं, देवनाथ दादा आ रहा हूं। सॉरी भाई, देखिए मैं एक पत्रकार भी हूं। बोलो ऋषि, बोलो। मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताना चाहता हूं। देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में आया देवनाथ दादा, आया आपके पास आया, अच्छा परफॉर्म किया और कम से कम 18 सीट बीजेपी जीत के आई। मैं आपको बताता हूं, दिलीप घोष जिस मिदनापुर से चुनाव जीत के आए हैं, दिलीप घोष मिदनापुर में जीतने से पहले खड़गपुर सदर से विधायक थे, और खड़गपुर सदर में जो बीजेपी 2016 में 3 सीटें जीती थी, उसमें से खड़गपुर सदर भी था। लेकिन 2019 में मिदनापुर से जीतने के बाद जब बाई इलेक्शन होता है सूर्य भाई, तो खड़गपुर सदर जो दिलीप घोष का अपना विधानसभा क्षेत्र था, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष साहब, अपना सीट नहीं बचा पाए बाई इलेक्शन में। तो केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव में अंतर होता है। नंबर 2, जब भी बीजेपी का रीजनल पार्टी से टक्कर होता है, आप इतिहास देख लीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बिहार में तेजस्वी यादव, या उड़ीसा में पटना। इतिहास सब देख लिया, ये बताओ इस सवाल का जवाब नहीं है ऋषि। नहीं कर पा रहे। ऋषि, ज्ञान मैंने सुन लिया तुम्हारा। ऋषि, ज्ञान आपका सुन लिया मैंने। ऋषि मिश्रा, आपका ज्ञान मैंने सुन लिया।
मैं सीधा चला जाता हूं सुधांशु जी के पास और फिर देवनाथ दादा बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से चुप है। सुधांशु जी पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं देवनाथ दादा के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो कर रही है, इन्होंने तो बंगाल की जनता पर सवाल उठा दिया है सीधा सीधा। भाई साहब बोलने से बात सच थोड़ी हो जाएगी। ऋषि मिश्रा बोलिए। सुधांशु जी। जनाब इन्होंने ये बात कही, एक देखिए कितनी मजेदार बात। अच्छा बोल लिया, अब जवाब ले लो। 218 सीट जवाब लो, जवाब रुको थोड़ा, जवाब लो आराम से, पानी पियो एक गिलास। देखिए 218 सीट वाली पार्टी एक बाई इलेक्शन जीत के कितनी खुश हो सकती है, इसका आप उदाहरण दीजिए। देखिए 18 सीटें लोकसभा की चली गई और आज विधानसभा में सीधे भाजपा का सैलाब नजर आ रहा है, फिर भी उस एक सीट पर इतनी खुशी। मुझे तो वो कहावत याद आती है, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मल्हा। और मैं ऋषि मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, रीजनल पार्टी की आपने बात कही, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ध्वस्त कर दिया, 300 सीटें आई। वो रीजनल नहीं नेशनल पार्टी थे क्या? कश्मीर में हमने दोनों नेशनल पार्टीज को किनारे लगा दिया और हम जम्मू रीजन में सारी सीटें जीत के आए। जो हमारा बाउंस बैक हुआ था, तो वो कौन सी पार्टी थी? जेडीएस की सरकार खत्म हो गई कर्नाटक में, वहां पे हम उभर के सामने आए। ये बताइए, इसलिए मैं कह रहा हूं रीजनल हो या नेशनल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब आज आपके मुंह से रीजनल चीजें भी नजर आ रही हैं। अब रीजनल नेता आकर मैं आपको रोक रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको रोक रहा हूं। देवनाथ दादा, वहां पर गवर्नर, वहां पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जो जिसमें मैं जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उनका सीधा वार है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर। पश्चिम बंगाल के गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुधांशु त्रिवेदी वार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के ऊपर। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ जी, आइए सुनते हैं। उन्होंने भी उसी प्रकार की बात की। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान के अनुरूप काम करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के रास्ते पर चलने के लिए यह जरूरी है कि राजनीति से प्रेरित होकर राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपोनेंट्स के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण न किया जाए। सीधा पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। देशवासियों, ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना महत्वपूर्ण है जब पश्चिम बंगाल का गवर्नर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर, एक राज्य का गवर्नर एक राज्य की मुख्यमंत्री पर सवाल उठाता है और कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलो, भारत के संविधान के अनुसार से चलो। मेरे साथी वहां पर मौजूद हैं, अनुपमा झा वहां पर मौजूद है, अनुज वहां पर मौजूद है। मैं सीधा जा रहा हूं अनुपमा झा के पास, मैं सीधा जा रहा हूं अनुपमा झा के पास। अनुपमा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो गवर्नर ने सीधा सीधा वार किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर और कहा है कि राष्ट्र और देश संविधान से चलता है। अनुपमा जी। जी अनुपमा। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब गवर्नर जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर जो है आरोप लगा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं, आपको याद होगा कि ओपी धनखड़ की तरफ से पहले भी ये बात कही जाती रही है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है बंगाल में, और इस बात की बानगी हम पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं जब से हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप ये समझिए कि आज ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उसमें रिपब्लिक भारत को अलाउड नहीं किया गया। हमने वहां पर जाके बातचीत की, वहां पर साफ संदेश उन्हें पहले से दिए गए थे कि रिपब्लिक भारत को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब आप ऐसे में समझिए कि किस तरीके का लोकतंत्र जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल में चल रहा है। कानून व्यवस्था धरी की धरी है। जनता से जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि दिन रात तो छोड़ दीजिए, हमें तो घर से निकलने में दिन में भी डर लगता है। सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों का भी यही हाल है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, गुंडागर्दी की बात कर लीजिए, गुंडागर्दी का एक नमूना जो हमने पिछले बिल्कुल अनुपमा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ। अधिकारी या फिर तमाम बड़े जो नेता बिल्कुल 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 अनुपमा, यही कह रहे हैं गवर्नर वहां पर, यही कह रहे हैं गवर्नर, और वो एक बात को इतना डिटेल में समझा रहे हैं। आप समझिए कि एक प्रदेश का गवर्नर जब प्रदेश की मुख्यमंत्री पर इस तरह के सवाल लगाए तो आप समझिए क्या हालत है वहां राज्य पे, वहां आम जनता की क्या हालत होगी। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ पैमला गोस्वामी है, मेरे साथ
दादा भी है। मैं जा रहा हूं पैमला गोस्वामी के पास। पैमला जी देख रही हैं आप, बन जाए ना। आपका नेटवर्क खराब था आज, हमने कई सवाल आपसे पूछने की कोशिश की। हाँ जी। अरे ऋषि मिश्रा, हर जगह तुम ही बोल लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, गुड सवाल इवनिंग पूछ रहा हूं, उनसे बोल आप रहे। टू ऑल माय टू मेरा जी। सभी जी बोलिए 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 मैम। मेरा सभी तमाम दर्शकों को जी, जी, मेरा सभी तमाम जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। उन लोगों को भी प्रणाम। आज पश्चिम बंगाल में सच्ची में लोकतंत्र खत्म हो गया है। जो मीडिया है विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, उसको भी तृणमूल का सांसद लोग बोलता है दो कौड़ी का, क्योंकि वो लोग तो सच्चाई को सामने लाता है। वो लोग का यही काम है कि जो होता है वो सामने लाना। और मैं दोनों ही रैली में प्रेजेंट थी। नड्डा जी का रैली में भी मैं 11 तारीख को इसी महीना का प्रेजेंट थी उधर। तो उधर मैंने देखा कि धारा 370 और 35A हटा के कश्मीर को तो नियंत्रण में ला चुका है। तो बट कोलकाता का सिचुएशन इतना खराब है कि इधर पत्थरबाजी चलता है। मेरा भी गाड़ी था, नड्डा जी का फास्टर गाड़ी के बाद मेरा भी गाड़ी था, मेरा भी गाड़ी तोड़ा गया है। और मेरा गाड़ी में जो मतलब मेरा भी गाड़ी तोड़ा गया है। सुधांशु त्रिवेदी आखिरी 30 सेकंड, समय कम है मेरे पास। सुधांशु त्रिवेदी आखिरी 30 सेकंड, समय कम है मेरे पास। देखिए, ऋषि मिश्रा किसी को बोलने नहीं देते, बीच में बोलेंगे। इनका बच चले तो गवर्नर को भी बोले, मैं ही बोलूंगा। शासन के ऊपर बैठा बोलिए। बस मैं एक ही लाइन पे कह के बात समाप्त करता हूँ ऐश्वर्या जी, बोलिए। जो बातें बताई गई और सुधांशु जी बोलिए। में जैसे रिपब्लिक को रोका गया, बस एक लाइन समझ ले ममता दीदी, एक लाइन समझ लीजिए कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है। कागज का है लिबास चिरागों का शहर है। चलना संभल संभल के, चूंकि तुम नशे में हो। अरे हिंदू मुसलमान बहुत देखिए, ये बंगाल तो है, ये अहिंसा का भूमि है। ये राम तो बिल्कुल, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, ममता बनर्जी को ये समझना पड़ेगा कि रिपब्लिक को रोक सकती हैं वो। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से हमारे साथियों को, रिपब्लिक के पत्रकारों को वो रोकने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को कैसे रोकेंगी? जो पिछले 48 घंटों में और पिछले इतने वर्षों में हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को कैसे रोकोगी ममता दीदी? सवाल यह है, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुधांशु त्रिवेदी, पैमला जी, कंचन दा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।